Hello everyone, welcome back to our channel Being Smart Education. आज हम सेपरेबल डीजेनरेट कर्नल मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। अ कर्नल के एक्स टी ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड अ सेपरेबल कर्नल। हम किसी कर्नल के एक्स टी को सेपरेबल कर्नल जब कहेंगे इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, अगर हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए के एक्स टी इज इक्वल टू समेशन आई इज फ्रॉम वन टू एन ए आई एक्स बी आई टी, मतलब अलग अलग कर पाए दोनों को फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन। और ये एन क्या, आई वन टू एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं के एक्स जाई एक्स डॉट ई की पावर जाई इज सेपरेबल। वो सेपरेबल क्यों है? सेपरेबल विद एन इज इक्वल टू वन, मतलब समेशन आई फ्रॉम वन टू एन था ना, तो ये एन वन के लिए सेपरेबल है। कैसे? हम ए वन एक्स को एक्स ले लें और बी आई जाई को ई की पावर जाई ले लें। आप इसकी जगह टी भी ले सकते हो, क्योंकि ये एक्स था तो मैंने एक्स का ही फंक्शन बना लिया, और ये जाई था ई की पावर जाई तो मैंने बी वन को बी जाई का फंक्शन बना लिया। सो दिस इज ई की पावर जाई, तो दोनों सेपरेट पहले ही हो गए ना। सो एन इज इक्वल टू वन के लिए ये सेपरेबल है। नेक्स्ट देखिए के एक्स जाई वन माइनस थ्री एक्स जाई इज सेपरेबल कर्नल विद ए वन एक्स इज इक्वल टू वन बी वन एक्स इज इक्वल टू वन। मतलब पहले इस टर्म को अलग से लिख लिया, फिर ए टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स एंड बी टू जाई इज इक्वल टू एक्साई। सो ये n इज इक्वल टू टू के लिए सेपरेबल है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इससे और क्लैरिटी होगी। के एक्स जाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस जाई। साइन एक्स प्लस जाई को हम खोल सकते हैं, साइन एक्स कोस जाई प्लस कोस एक्स साइन जाई इज सेपरेबल कर्नेल विद एन इज इक्वल टू टू। ये एन इज इक्वल टू टू के लिए सेपरेबल है। कैसे? ए वन एक्स तो इसमें आएगा साइन एक्स, बी वन जाई इसमें आएगा कोस जाई, और ए टू एक्स इसमें आएगा कोस एक्स, और बी टू जाई आएगा इसमें साइन जाई। सो ये एन इज इक्वल टू टू के लिए सेपरेबल है। सो अब सेपरेबल समझ में आ गया क्या है। अब मेथड देखते हैं। लेट द गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बी यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स जाई यू जाई डी जाई। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर वन। और के एक्स जाई को हम क्या ले लेंगे? के एक्स जाई को समेशन के इज फ्रॉम वन टू एन ए के एक्स बी के जाई, ये हमने कर्नेल ले लिया। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर टू। अब आ जाइए आगे। यू एक्स, अब के एक्स जाई की वैल्यू आ गई। अब देखो यू एक्स एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी समेशन इस के एक्स जाई की वैल्यू को पुट कर दिया ए के एक्स बी के जाई को फर्स्ट इक्वेशन में, ए के एक्स बी के जाई यू जाई डी जाई। फिर क्या किया नेक्स्ट? यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा समेशन को समेशन को बाहर ले लिया, और जाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए के एक्स कॉन्स्टेंट होगा वो भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ए टू बी बी के जाई यू जाई डी जाई। देन एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा समेशन के इज फ्रॉम वन टू एन। इस पूरे इंटीग्रेशन को इसने सी के नाम दे दिया। इस इंटीग्रेशन को, इस पूरी वैल्यू को इसने सी के नाम दे दिया, सी के ए के एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और लिख भी दिया कि सी के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी के जाई यू जाई डी जाई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। In order to find out the solution of given Fredholm integral equation, we have to determine n constant c1, c2, cn। मतलब ये जितने भी constant ये c के हैं ना, 1 to n, ये सब हमको find करने हैं। And to determine the constants, we need n linear equation in c1, c2, cn। और इनको निकालने के लिए n linear equation चाहिए। n constant है तो n equations भी तो चाहिए ना इनको निकालने के लिए। So for this purpose, we multiply both side of equation 3 by bix and then integrate with respect to x। और जो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी आई थी इसमें ये यू एक्स के इक्वल थी, यू एक्स के इक्वल, तो हमने क्या किया, इसके बोथ साइड बी आई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप सिर्फ मेथड समझ लीजिए,
एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बोथ साइड हमने इक्वेशन थर्ड के क्या किया, बी आई एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन ए टू बी यू एक्स बी आई एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स बी आई एक्स डी एक्स, और इस वाले इंटीग्रेशन के साथ भी इंटीग्रल बी आई एक्स लेमडा समेशन के इज फ्रॉम वन टू एन सी के ए के एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर थर्ड थी हमारी। देखो लेमडा समेशन के इज फ्रॉम वन टू एन सी के एक्स तो था ही, साथ में एफ एक्स के साथ भी बी डॉट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, और लेमडा इस वाली टर्म के साथ भी बी डॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वही लिखा है बस, और कुछ नहीं। अब आगे देखिए, ए टू बी एफ एक्स बी आई एक्स डी एक्स को इसने पूरे को एफ आई लेट कर लिया, लेट दिस बी एफ आई। और इस ए टू बी ए के एक्स बी आई एक्स डी एक्स को अल्फा आई एक्स लेट कर लिया। ए के एक्स और बी आई एक्स डी एक्स को क्या लेट कर लिया, अल्फा आई एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लिया। एज द फंक्शन एफ एक्स बी आई एक्स एंड ए के एक्स आर नोन, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स बी आई एक्स और ए के एक्स की वैल्यू है। The quantities fi and alpha i x are also known, तो हम इनसे एफ आई एक्स और अल्फा आई एक्स की भी वैल्यू निकाल लेंगे। विद दीज नोटेशन गिवन इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज। अब जो हमने नोटेशन ली है इक्वेशन नंबर 6 में, मतलब इसकी इस पूरे की वैल्यू को एफ आई ले लिया और इसकी वैल्यू को अल्फा आई के ले लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे अब। तो पुट करने के बाद देखो, यू एक्स बी आई एक्स डी एक्स, ये तो ऊपर हमने सी आई के इक्वल लिया था ना। देखो दिखा देता हूँ, देखो ए टू बी बी के जाई यू जाई डी जाई इज इक्वल टू सी के था। लेकिन जब इसको ही हम के की जगह आई ले लेंगे, बी आई जाई या बी आई एक्स, क्योंकि जाई लो या एक्स लो वो तो वेरिएबल है, बी आई एक्स यू एक्स डी एक्स, तो सी आई नहीं बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यू एक्स। देखो कंपेयर करो इसको, यू एक्स वहां पे यू जाई था, तो जाई की जगह हम एक्स ले सकते हैं, वेरिएबल है। बी के की जगह आई है, और एक्साई की जगह एक्स है, तो हो गया ना सी आई। तो इसको हमने सी आई लिख लिया नीचे, ये देखिए सी आई इज इक्वल टू, इसको एफ आई लिया है इस सारी चीज को, तो इसको ले लिया इज इक्वल टू एफ आई, इज इक्वल टू एफ आई प्लस लेमडा। लेमडा और समेशन देखो, इस अल्फा आई के में कहीं भी लेमडा और समेशन नहीं है, पर यहाँ लेमडा और समेशन तो थे, तो इस लेमडा और समेशन को पहले ही लिख लिया। लेमडा समेशन के इज फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई के और अल्फा आई के, और देखो इसमें सी के भी नहीं था कहीं भी, सी के ये वाला सी के नहीं था, तो अंदर हमने सी के भी लिखा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7, विच इज अ सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन C1 C2 CN। तो ये एक सिस्टम बन गया एन लीनियर इक्वेशंस का। सो लेट अस राइट द मैट्रिसेस ए अल्फा आई के, A is equal to alpha I k, C is equal to capital C is equal to C1 C2 up to Cn, and capital F is equal to F1 up to Fn। मतलब इस अल्फा आई के को तो पूरी ए मैट्रिक्स ले लिया, और कैपिटल इस स्मॉल सी के को क्या ले लिया, कैपिटल सी C1 C2 up to Cn, और एफ को क्या ले लिया, F1 F2 up to Fn। देन द लीनियर सिस्टम इन 7 कैन बी रिटन एज। तो इस लीनियर सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सी आई को कैपिटल सी ले लिया ना, तो कैपिटल सी, एफ आई को कैपिटल एफ ले लिया, लेमडा लेमडा लिख दिया, इसको क्या लिया, पूरी मैट्रिक्स को ए, और सी के को क्या लिखा, कैपिटल सी। फिर आगे इधर भी सी है कैपिटल, इधर भी सी है, तो इसको उधर ले जाके सी कॉमन ले लिया। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ एंड इक्वेशन नंबर 8। अब आगे देखो, लेट लेट डेल्टा लेमडा, डेल्टा लेमडा को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस लेमडा ए।
इस आई माइनस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट बोलेंगे डेल्टा लेमडा को। नाउ वी शैल डिस्कस द वेरियस पॉसिबिलिटीज। अब हम तीन केस डिस्कस करेंगे, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब तीन केस डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकते हैं। देखो, व्हेन एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स इज नॉन जीरो, अगर स्मॉल एफ एक्स नॉन जीरो है तो कैपिटल एफ भी नॉन जीरो होगा। अगर स्मॉल एफ एक्स नॉन जीरो है तो कैपिटल एफ भी नॉन जीरो होगा। देन द नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स इन इक्वेशन नंबर 8 पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर स्मॉल एफ एक्स नॉन जीरो है और कैपिटल एफ भी नॉन जीरो है तो क्या होगा, जो हमारी मैट्रिक्स है इक्वेशन नंबर 8 में, ये नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स होगी क्योंकि एफ नॉन जीरो है और नॉन होमोजीनियस होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन फॉर सी इफ एंड ओनली इफ डेल्टा लेमडा इज नॉन जीरो। मतलब अगर ये नॉन जीरो है और ये डेल्टा लेमडा नॉन जीरो है, डेल्टा लेमडा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डेल्टा लेमडा, अगर ये भी नॉन जीरो है तो क्या होगा। देखो दोबारा बताता हूं, अगर हमारा स्मॉल एफ एक्स नॉन जीरो है और कैपिटल एफ नॉन जीरो है तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी इक्वेशन नंबर 8 की वो नॉन होमोजीनियस होगी और वो यूनिक सॉल्यूशन पोजेस करेगी फॉर सी इफ एंड ओनली इफ। कब? सिर्फ जब जब डेल्टा लेमडा नॉन जीरो होगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो होगी तो यूनिक सॉल्यूशन पोजेस करेगी फॉर सी। और अगर डेल्टा लेमडा जीरो हुआ फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा, देन द सिस्टम 8 हैज नाइदर नो सॉल्यूशन, या तो उसका नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। देखो एफ तो नॉन जीरो ही रहेगा, एफ तो नॉन जीरो ही रहेगा। इसमें अब दो केस बन गए, अगर डेल्टा लेमडा नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन फॉर सी, अगर डेल्टा लेमडा जीरो या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो मेरे ख्याल केस वन क्लियर हो गया होगा, इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, व्हेन स्मॉल एफ एक्स इज जीरो, ऊपर क्या था स्मॉल एफ एक्स नॉन जीरो, अगर स्मॉल एफ एक्स जीरो है तो इन दिस केस द गिवन इक्वेशन, द इक्वेशन वन, वन बिकम्स, वन है या फाइव है, वन बिकम्स अ होमोजीनियस इक्वेशन एंड एफ आई इज जीरो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, फाइव है शायद ये, फाइव और वन भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, इक्वेशन वन ही थी। तो अगर हमारा एफ एक्स जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो जाता है तो इससे क्या बताया इसने केस टू में, when fx is equal to 0, in this case the given equation becomes a homogeneous equation and fi is 0 for all I। मतलब होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। एक बार मैं देख लेता हूँ कॉपी में ये इक्वेशन फाइव है या वन है। इक्वेशन नंबर, हाँ इक्वेशन नंबर वन है। तो जब हमने एफ एक्स की वैल्यू को जीरो पुट किया तो उस केस में जो गिवन इक्वेशन वन थी वो होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। देखो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की, वहां बताया था ना अगर एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशन। एंड एफ आई इज जीरो फॉर ऑल आई एंड देयरफॉर, अगर एफ आई तो अगर ये जीरो हो गया तो एफ आई भी जीरो हो जाएगा फॉर ऑल आई के लिए। एंड देयरफॉर कैपिटल एफ इज इक्वल टू जीरो, और एफ आई जीरो हो गया तो कैपिटल एफ भी जीरो हो जाएगा। समझ आया इतना? इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एफ आई जीरो हो गया तो कैपिटल एफ भी जीरो हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द मैट्रिक्स इक्वेशन 8 reduces टू, और एफ जीरो हो गया तो जो हमारी 8 इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 8, अगर एफ जीरो हो गया तो आई माइनस लेमडा ए इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वो रख दिया, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। अब आगे देखिए, इफ अगर डेल्टा लेमडा नॉन जीरो हुआ देन दिस इक्वेशन हैज ओनली अ ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉन जीरो हुआ, अगर ये नॉन जीरो हुआ तो क्लियर सी बात है सी जीरो होगा, तो एक ही ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा दैट इज सी वन सी टू सी थ्री डैश 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 अप टू सी एन इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर solution becomes therefore solution 3 becomes u x is equal to 0। और अगर ये सारे जीरो हो गए तो इसका क्या मतलब है, u x is equal to 0 हो जाएगा। एंड देख लेते हैं एक बार 3 क्या है। हम्म, मतलब ये भी जीरो हो गया और ये सारा सी के भी जीरो हो गया, तो ये पूरी जीरो हो गई, तो इससे क्या आ गया, u x इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो ये थर्ड इक्वेशन का जो है उसमें क्या आ गया, यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर ये सारे जीरो हो गए तो। सो यू एक्स इज इक्वल टू जीरो तक हम पहुंच चुके थे। सॉल्यूशन 3 बिकेम्स यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर लेमडा डेल्टा लेमडा नॉन जीरो हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर यही डेल्टा लेमडा जीरो हो जाए फॉर सम लेमडा से लेमडा वन देन द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो केस टू को एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो क्या बोला था इसने, अगर एफ एक्स जीरो हो गया तो कैपिटल एफ आई, तो सॉरी, तो स्मॉल एफ आई भी जीरो होगा फॉर ऑल आई। तो अगर स्मॉल एफ आई सारे जीरो हो गए तो हमारा कैपिटल एफ भी जीरो होगा। सो consequently the matrix equation 8 reduces to I minus lambda a c is equal to 0। और अब इसमें दो केस बनते हैं, या तो डेल्टा लेमडा नॉन जीरो होगा या डेल्टा लेमडा जीरो होगा। अगर डेल्टा लेमडा नॉन जीरो हुआ तो सी को जीरो होना पड़ेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा वो। तो सी जीरो है तो मतलब सी वन सी टू सी एन सारे जीरो हैं। तो जो सॉल्यूशन 3 था, ऊपर जो हमारा थर्ड इक्वेशन आई थी सॉल्यूशन, वो उसमें क्या हो जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और अगर डेल्टा लेमडा हमारा जीरो हुआ फॉर सम लेमडा से लेमडा वन देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फिर हमारी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब देखिए केस थर्ड। सबसे पहला केस तो था जिसमें एफ एक्स नॉन जीरो था और कैपिटल एफ भी नॉन जीरो था। सेकंड केस में हमारा एफ एक्स जीरो हो गया। थर्ड केस में हमने क्या लिया, थर्ड केस में स्मॉल एफ एक्स नॉन जीरो और एफ जीरो, मतलब एक नॉन जीरो लिया और एक जीरो लिया। फर्स्ट में क्या था, स्मॉल एफ नॉन जीरो और कैपिटल एफ भी नॉन जीरो, कैपिटल एफ भी नॉन जीरो। केस सेकंड में हमने एफ एक्स को जीरो लिया और फिर उससे एफ आई जीरो हो गया और देयरफॉर कैपिटल एफ भी जीरो हो गया था। केस टू में हमने क्या लिया, केस टू में हमने दोनों को जीरो ले लिया, कुल मिला के बात वही है। और केस थर्ड में हमने क्या लिया, एक एफ एक्स को नॉन जीरो और कैपिटल एफ को जीरो। इन दिस केस इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी, आई माइनस लेमडा ए सी इज इक्वल टू जीरो। सो अगर डेल्टा लेमडा नॉन जीरो है, इसमें फिर से डेल्टा लेमडा अगर नॉन जीरो है तो इक्वेशन के पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा सी इज इक्वल टू जीरो, ये सब जीरो हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली इक्वेशन 8 हैज सॉल्यूशन यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जो इक्वेशन 8 है उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। देखो जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी यहाँ से, ये, अब देखो ये सारे सी के तो जीरो हो गए लेकिन हम एफ एक्स को नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, तो उसमें से केस सेकंड में तो एफ एक्स भी जीरो था, तो इसलिए यू एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया था। लेकिन अब की बार यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा क्योंकि यहाँ एफ एक्स जीरो नहीं है, तो वही लिखा है केस थर्ड। केस थर्ड, सो यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और अगर डेल्टा लेमडा जीरो है फॉर सम लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नोट, तो क्या हो जाएगा, देन द इक्वेशन 8 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इक्वेशन 8 के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया पूरा। अब एक डेफिनेशन करेंगे, एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। डेफिनेशन, दोज वैल्यू ऑफ लेमडा
फॉर विच डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, वे सारी वैल्यू लैम्डा की जिनके लिए डेल्टा लैम्डा जीरो है, आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस corresponding to an eigenvalue lambda is equal to lambda naught is called the eigenfunction or the characteristic function of the equation corresponding to lambda is equal to lambda naught। वे सारी वैल्यू लैम्डा की जिनके लिए डेल्टा लैम्डा जीरो है उनको हम आइगन वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बोलते हैं किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की। और जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है कोरोस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, और जो हमारे लिए आइगन वैल्यू आई उसके कोरोस्पोंडिंग जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है उनको हम आइगन फंक्शन बोलते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं उस इक्वेशन के कोरोस्पोंडिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी के लिए आप इतना कीजिए, सारा एक बार करके देखिए, एक बार खुद करके देखेंगे जब ये दिमाग में सेट होगा। और इसी का मतलब ये मेथड है सेम, इसी स्टेप्स पे इन्हीं स्टेप्स पे हम एग्जांपल्स करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और जिसने बेल आइकन ना दबाया हो वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।